Please subscribe to my channel RKS Studies and also press the bell icon to get the notification instantly whenever I upload a new video on my YouTube channel. Hello friends, welcome again to my YouTube channel RKS Studies. आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो है पंचायती राज एक्ट 1989। पहले हमने 73rd अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा था, उसमें कुछ चीज़ें हमने जान ली थी। उसके रिलेटेड ये टॉपिक है थोड़ा, लेकिन सबसे पहले उसको आप देख लीजिए। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है 1-2 दिन पहले, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें जो यहाँ पे क्लियर नहीं हुई वहाँ पर हो जाएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, पंचायती राज एक्ट 1989। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताना चाहूँगा, जैसे क्या होता है हल्का पंचायत, ब्लॉक, ये सब क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, बेसिक चीज़ें। ओके, तो देखिए सबसे पहले बहुत सारे विलेज या सिंगल विलेज भी ये कंबाइन होकर बनाते हैं एक हल्का बन गया। अब बहुत सारे हल्का मिलकर बनाते हैं ब्लॉक भी बन गया। एक हल्का पंचायत वो क्या होती है, हल्का पंचायत मैं बताऊंगा, लेकिन पहले जानो कि हल्का पंचायत के जो वोटर्स होते हैं ना, वो बनाते हैं हल्का मजलिस। 3 चीजें जान ली, हल्का मिलके बनाएंगे ब्लॉक, विलेज मिलके बनाएंगे हल्का, और हल्का पंचायत के वोटर्स जो होंगे उनको हल्का मजलिस कहेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अब एस्टेब्लिशमेंट होती है हल्का पंचायत की, कैसे हम एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। हल्का पंचायत इस तरह से एस्टेब्लिश की जाती है। देखो, किसी भी हल्के के लिए जो है ना एक हल्का पंचायत होती है। हर एक हल्का के लिए एक हल्का पंचायत होती है। सरपंच जो होता है वो 1 साल में 2 मीटिंग करेगा कम से कम। ओके, ज्यादा भी कर सकता है अपनी जरूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन कम से कम उसको 1 साल में 2 मीटिंग्स करनी पड़ेंगी पंच के साथ, गांव वालों के साथ। ओके, उसके बाद जो पंच होगा ना हल्का का, वो 7 से कम नहीं हो सकता उनका नंबर। मतलब पंच जो हैं वो 7 से कम नहीं हो सकते किसी हल्का में। हल्का की बात कर रहे हैं हम। हल्का में एक विलेज भी हो सकता है और बहुत सारे नंबर ऑफ विलेज भी कंबाइन होकर बना सकते हैं हल्का, तो उसमें पंच जो होते हैं वो 7 से कम नहीं होने चाहिए। ये भी क्लियर हो गया। हल्का पंचायत का जो सेक्रेटरी है वो होगा ग्राम सेवक। याद रखना, पूछा जा सकता है हल्का पंचायत का सेक्रेटरी कौन होता है। ग्राम सेवक, सरपंच, पंच, नन ऑफ द अबव आएगा ग्राम सेवक। ओके, अच्छा, अब जो टर्म ऑफ ऑफिस होती है, कितने साल के लिए बनते हैं, हम इनको इलेक्ट करते हैं डायरेक्ट इलेक्शन से। वो मैंने बताया 73rd अमेंडमेंट में क्या होता है डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं। ओके, तो टर्म ऑफ ऑफिस जो होती है वो 5 ईयर तक होती है इनकी। सरपंच या नायब सरपंच जो होता है ना, उसको हम हटा भी सकते हैं, उसको रिमूव हम नहीं कर सकते, बल्कि कैसे किया जा सकता है, उसको रिमूव किया जा सकता है सरपंच या नायब सरपंच को, अगर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पंच की 2/3 मेजॉरिटी अगर एग्री कर जाए। मतलब कितने पंच कौन कर सकता है, हम नहीं करेंगे, वो करेंगे पंच। अगर 2/3 मेजॉरिटी से पंच एग्री हो जाएं, कितने पंच एग्री हो जाएं, पंच अगर 2/3 मेजॉरिटी से। देखो, अगर मान लो कि कहीं पर देखो किसी हल्का में हमें बताया कि 7 से कम नहीं होते, हम मान लेते हैं हमारे पास जो किसी हल्के में 9 पंच हैं, 9, तो 9 में से कितने एग्री होने चाहिए। 9 में से देखिए, जैसे हम इसको 2/3 मेजॉरिटी का लिखेंगे तो ये होता है 3 to 6। 9 में से 6 पंच जो है वो एग्री होने चाहिए कि भाई हम रिमूव करना चाहते हैं पंच या सरपंच या नायब सरपंच को, तब जाके वो रिमूव हो सकता है। ओके, अच्छा, इन केस अगर पंच या सरपंच की डेथ हो जाती है तो क्या होगा। अगर उनकी डेथ हो जाती है किसी एक की, तो वैकेंसी तो खाली हो जाएगी। उस वैकेंसी को इलेक्शन के जरिए, इलेक्शन के द्वारा फिल किया जाएगा। ऐसे ही नहीं, किसी को भी नहीं बैठाया जाएगा वहां पर, नायब सरपंच या सरपंच या पंच किसी को नहीं बनाएंगे, इलेक्शन होगा। ओके, अब इसके फंक्शंस और पावर्स क्या होती हैं। देखो, हल्का पंचायत जो होती है ना, ये प्लान्स कर सकती है डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट प्लान कर सकती है। पहले प्लानिंग करेगी ताकि आगे क्या क्या डेवलपमेंट हमें करनी है। सॉइल कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट एटसेट्रा, इन सब के साथ डील करती है पंचायत। इसके पास ये पूरी पावर है, इसका ये फंक्शन है।
ओके। उसके बाद डेंजरस ट्रेड्स जो हो रहे हैं, वहां पे व्यापार हो रहा है, गांव से चीजें कोई बाहर जा रही हैं, बाहर से ली जा रही हैं, उसको भी देखना पंचायत की एक पावर है। ओके। उसके बाद सेल्स फेयर्स, ये उसी में बात आ गई ना कि जो सेलिंग हो रही है विलेज से बाहर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है किसी दूसरे विलेज में, कहीं शहर में जाकर कोई चीज़ें बेची जा रही हैं, तो उसकी रेगुलेशन हो रही है, ऐसा चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है। ये सब देखना जो है पंचायत का काम होता है। हल्का पंचायत इंप्लीमेंट कर सकती है डेवलपमेंटल प्रोग्राम, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। डेवलपमेंट प्लान जो है वो बनाएगी हल्का पंचायत, तो इसको इंप्लीमेंट करेगी ताकि डेवलपमेंट की जा सके पंचायत में। ओके। उसके बाद जो स्कीम्स होती हैं अलग अलग एजुकेशन के रिलेटेड, एलिमेंट्री एजुकेशन के रिलेटेड अलग अलग स्कीम्स को स्टेट से लेना, सेंटर से लेना और एक पंचायत लेवल पर उसको इंप्लीमेंट करना, ये भी पावर है पंच सरपंच यानी कि पंचायत के पास। अब पंचायत की प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रॉपर्टी मिल सकती है गवर्नमेंट से पंचायत को, हल्का पंचायत को? सबसे पहले पब्लिक विलेज रोड, ये तो आपको पता ही। देखो कुछ होती है मूवेबल और कुछ होती है इमूवेबल, जो मूव हो सकती है जो नहीं। अब सड़क थोड़ी मूव होगी, तो विलेज पब्लिक विलेज रोड। अब प्रॉपर्टी जो मूवेबल या इमूवेबल होती है विच इज ट्रांसफर्ड टू हल्का, बिल्कुल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है हल्का पंचायत को, मूवेबल या इमूवेबल। अच्छा देखो मूवेबल में कौन सी आ गई, जैसे अब ट्रांसपोर्ट उसकी फैसिलिटी दी गई गाँव में, ठीक है जी, वो एक प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, अगर गवर्नमेंट की तरफ से दी गई तो वो होगी मूवेबल। और इमूवेबल में कौन सी, जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, तो ये सब प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की तरफ से विलेज में दी गई, ये सब प्रॉपर्टी आती है पंचायत, हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी। ओके। उसके बाद सीवेज, विलेज क्लीनिंग, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, और दूसरे मैटर डैम दिए जाते हैं, टैंक्स दिए जाते हैं, पाउंड्स दिए जाते हैं, कुएं, जिसमें जो है ना सिर्फ एक आदमी या ग्रुप ऑफ आदमी, बस इनका कोई पर्टिकुलर ग्रुप जो है उसका हक नहीं होगा, बल्कि कोई भी उसका यूज कर सकता है। ओके। क्योंकि वो तो पब्लिक के लिए है ना, तो उसमें कोई भी यूज कर सकता है, किसी एक पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं है ये। कोई भी प्रॉपर्टी जो पंचायत को रिक्वायरमेंट हो जिसकी, वो भी गवर्नमेंट उसको देती है। जैसे कहीं प्ले ग्राउंड चाहिए, कहीं कुछ चाहिए, तो लोगों की पंच सरपंच की डिमांड पर उसको स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहले ब्लॉक लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, फिर ये सब मैंने 73rd अमेंडमेंट में बता दिया, आप उसको देख लीजिएगा। ओके। किस तरह से पंचायती राज, एक पंचायत लेवल पर डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। ओके। तो ये प्रॉपर्टी है पंचायत, हल्का पंचायत के लिए। हल्का पंचायत फंड भी आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें देखो टैक्स ये जो फंड्स हैं ये क्या क्या होते हैं, देखो टैक्स होते हैं, फीस होती हैं, कोर्ट फीस, फाइन्स, उसके लिए फाइन लिए जाते हैं, ये भी हल्का पंचायत के फंड में है। अच्छा डोनेशन और कंट्रीब्यूशन, लोन जो गवर्नमेंट देती है या फिर दूसरी एजेंसीज दे रही हैं, तो वो भी फंड्स जो है वो किस में, हल्का पंचायत में आएगा। ओके। अब टैक्सेस को इम्पोजिशन करना, इम्पोज करना, लागू करना, टैक्स को लगाना, तो ये किस तरह से काम करेगा। अब ट्रेड पे तजारत हो रही है, व्यापार हो रहा है, तो उस पे टैक्स लगा सकती है। ओके। अच्छा उसके बाद थिएटर, सिनेमा और दूसरे जो एंटरटेनमेंट प्लेसेस होते हैं वहां पर 25 रुपए जो है चार्ज किए जाते हैं 1 ईयर के हिसाब से, ठीक है, पर डायमेंशन। अच्छा उसके बाद टैक्स पेएबल एनिमल्स पे, व्हीकल्स पे टैक्स दिए जाते हैं, टैक्स बोर्ड्स पे पिलग्रिम टैक्सेस होते हैं, अड्डा फी, टोंगा, कैटल, पाउंड, हॉकर एक्सेट्रा। उसके बाद स्लॉटर हाउसेस के लिए फी कलेक्ट करना, ये सब होता है पब्लिक फंड्स में। और जो टैक्सेस लिए जाते हैं, टैक्स इंपोज किए जाते हैं हल्का पंचायत के लिए। तो ये सब था पंचायत के बारे में। मैं कुछ और जानकारी आपको देना चाहूंगा, प्लीज आइए थोड़ा सा जो 73rd अमेंडमेंट है उसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हेड ऑफ पंचायत कौन होता है, सरपंच, या इसको मुखिया भी कहा जाता है। 3 टायर गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। एंशिएंट टाइम में 2G होता था, 2G मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट थी। अच्छा उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट जो होती है, वो एक रूरल गवर्नमेंट होती है, एक अर्बन गवर्नमेंट होती है। रूरल लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो पंचायती राज ही है एक्चुअली। और जो पंचायती राज जो है ना इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में, ये हमने पढ़ लिया है पंचायती राज का। ओके। अच्छा डिफरेंट लॉज और वर्क जो होते हैं ना उसको कहा जाता है फेडरल सिस्टम, किसका, स्टेट का या सेंटर का। अलग अलग लॉज बनाए जाते हैं, काम किए जाते हैं, तो ये सर जो होता है ये फेडरल सिस्टम कहलाता है, स्टेट या सेंटर का। एक्चुअली जो पावर डिवाइड होती है ना उसी को फेडरल सिस्टम ही कहा जाता है, पावर डिवीजन को। ओके। अगर स्टेट के पास पावर नहीं है, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, अगर स्टेट के पास पावर नहीं है और सेंटर के अंडर है स्टेट,
सेंटर से फंड आएगा तो तभी जाके काम चलेगा, सेंटर के पास अपनी पावर नहीं है, उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। अदरवाइज हम उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, अगर उसके पास अपनी ही पावर हो, सब कुछ अपना चल रहा हो, ओके, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ओके। अच्छा, एडिंग या डिलीट करना कॉन्स्टिट्यूशन से, उसको अमेंडमेंट कहते हैं। जैसे 73rd अमेंडमेंट कुछ ऐड ही किया ना, तो उसको कहते हैं अमेंडमेंट, एडिंग या डिलीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन से। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट जो होती है ना, वो कंटेन करती है रूरल लोकल गवर्नमेंट अंडर 73rd अमेंडमेंट। अमेंडमेंट पता चला ना क्या होती है, अगर एडिंग या डिलीटिंग करना, तो 73rd अमेंडमेंट से आई लोकल गवर्नमेंट, जिसको रूरल लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में दो आती हैं, म्यूनसिपलिटीज भी आती हैं। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट जो होती है ना, वो अर्बन लोकल, ये देखो, जो लोकल गवर्नमेंट कंटेन करती है रूरल लोकल गवर्नमेंट, और यही कंटेन करती है रूरल गवर्नमेंट जो कंटेन करती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट में दो चीज़ें आती हैं, एक रूरल लोकल गवर्नमेंट, एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट है, दो आएंगी, रूरल और अर्बन। जो रूरल आती है ये 73rd अमेंडमेंट में, जो अर्बन आती है ये 74th अमेंडमेंट में, ओके। इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए, ओके। अब पंचायत होती है रूरल लोकल गवर्नमेंट, ओके, और म्यूनसिपलिटी आती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट में, ठीक है जी। रूरल लोकल गवर्नमेंट में कौन होती है, पंचायत आती है, म्यूनसिपलिटी होती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट में, ओके। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, ये भी पता है हमें। डीपीएसपी जो है ये डिवाइड होता है, हमने पढ़े थे ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सॉरी अभी हमने वो नहीं पढ़े, वो उस पर भी मैं लेक्चर उस पर कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स और उसके बाद डीपीएसपी पे लेके आऊंगा आपके लिए, डोंट वरी। डीपीएसपी जो है वो डिवाइड होता है 3 कैटेगरीज में, सोशलिस्ट, गांधीयन और लेबरर। देखो, गांधीयन प्रिंसिपल जो है वो कंटेन करता है आर्टिकल 40, इसके बारे में मैंने 73rd अमेंडमेंट में बात की थी कि उसमें क्या कहा था कि गांधी जी ने कहा था कि भाई अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो ना, तो विलेज लेवल पर करो, ग्रास रूट लेवल पर करो, तो उससे क्या होगा कि विलेज से ब्लॉक डेवलप, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट डेवलप, इस तरह से करते करते स्टेट और फिर कंट्री पूरी डेवलप हो जाएगी, तो डेवलपमेंट तो होगी होगी, ओके। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल था जिसने जो कंटेन है आर्टिकल 40 में, जो हमें बताता है विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, डेवलपमेंट विलेज लेवल पर की जाए, ओके। देखो, हमें जरूरत होती है लोकल गवर्नमेंट की, ताकि डेमोक्रेसी अप टू ग्रास रूट लेवल तक पहुंच जाए, डेमोक्रेसी सबको बराबर का हक मिले, फंडामेंटल राइट सबको मिले, ओके। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 में, ये भी हमें पता है, 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे ना, बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया गया 1950 में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उसमें प्रियम्बल है, शेड्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं, और 395 आर्टिकल्स थे। कब? एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ एनफोर्समेंट, सॉरी, जब एनफोर्समेंट हुआ ना, एनफोर्समेंट के टाइम जो है 395 थे। एनफोर्स कब हुआ? जनवरी 26, 1950। उस टाइम हमारे पास आर्टिकल्स कितने थे? 395, ओके। देखो, पार्ट 1 हमें बताता है, हमने कहा ना इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ आर्टिकल्स होते हैं, कुछ प्रियम्बल होते हैं, कुछ शेड्यूल्स होते हैं। तो पार्ट 1 जो है वो हमें यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताता है, जिसमें आर्टिकल्स कौन से? 1 to 4। अच्छा, सिटीजनशिप जो है उसके बारे में आर्टिकल 5 to 11 है, ये पार्ट 2 में आता है। पार्ट 3 हमें बताता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में अंडर आर्टिकल 12 to 35। ये भी हम पढ़ेंगे, ये भी जानेंगे, 12 to 35 या फिर 14 to 32, ये सब मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ओके। अच्छा, उसमें शेड्यूल 11 जो है ना, ये इंट्रोड्यूस किया गया ड्यू टू पंचायत की वजह से शेड्यूल 11 भी इंट्रोड्यूस किया गया, ये भी मैंने 73rd अमेंडमेंट में बताया था, ओके। शेड्यूल 12 जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया ड्यू टू म्यूनसिपलिटी। हमने बात की ना, एक लोकल गवर्नमेंट के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक रूरल लोकल गवर्नमेंट, एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो उसमें जो म्यूनसिपलिटीज़ हैं और जो पंचायत हैं, पंचायत के लिए शेड्यूल 11, म्यूनसिपलिटी के लिए शेड्यूल 12, ये तो पता चल गया। अच्छा, पंचायत के बारे में कौन से आर्टिकल्स बात करते हैं? आर्टिकल 243 to 243, ओ ये बात करते हैं पंचायत के बारे में। म्यूनसिपलिटी के बारे में कौन बात करता है? ये आर्टिकल 243 से 243ZG, ये बात करते हैं म्यूनसिपलिटी के बारे में, ओके। पावर को डिवाइड किया जाता है बिटवीन मोर लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, ज्यादा लोकल गवर्नमेंट के बीच में अगर पावर किया जाए ना, तो उसको ओवर डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, ओके। डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा होती है डिवीजन से, ऑब्वियसली, यस, ओके। लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी,
मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो कानून बनाती है। अच्छा, लोअर हाउस को एंड अपर हाउस, देखो लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं, अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं। 73rd अमेंडमेंट जो हुई थी वो इंट्रोड्यूस की गई लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी के साथ, और तब उसके बाद राज्यसभा में, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास इस तरह से पंचायत बनी। 73rd अमेंडमेंट भी हो गई थी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लोकसभा में जुलाई 1989 में। पता चला, ये आप देख पा रहे हैं, लोकसभा पास किया था। देखो लोकसभा ने पास किया था बिल अगस्त 1989 में। जुलाई और अगस्त एक महीना देख रहे हो ना, जुलाई में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया बिल 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लोकसभा में, और अगस्त 1989 में लोकसभा जो है वो उसने पास किया, बिल पास कर दिया लोकसभा में। सबसे पहले क्या हुआ, इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद पास कर दिया। ये देखो राज्यसभा ने अप्रूव नहीं किया था, पास कर दिया लोकसभा ने, राज्यसभा ने, अपर हाउस ने क्या किया, उसको अप्रूव नहीं किया। अलग अलग कमेटीज थी, डिफरेंट गवर्नमेंट के टाइम अलग अलग कमेटीज थी। ओके, जैसे सबसे पहले हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी थी उस 1957 में, उसके बाद अशोक मेहता कमेटी 1977 में, जीवी के राव कमेटी 1985 में, एल एम सिंघवी कमेटी 1986 में, और अच्छा उसके बाद गढ़गिल कमेटी और थंगन कमेटी के बारे में मैंने आपको बताया था। तो गढ़गिल कमेटी जो थी वो 1988 और थंगन कमेटी वो भी 88 में ही आई। इन कमेटीज अलग अलग कमेटी बनाई गई थी ना, क्योंकि 73rd अमेंडमेंट लानी थी। पंचायत के बारे में तो बात चल रही थी ना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ओके, फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया था नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये भी आपको पता ही है। ओके, उसके बाद जितने भी एलिजिबल वोटर, मैंने पहले ही बता दिया आपको, उसको ग्राम सभा कहते हैं जी। एलिजिबल वोटर जितने भी होते हैं ना उसको ग्राम सभा। लिस्ट जिस पर सेंटर काम करती है उसको बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, स्टेट जिस पर काम करती है उसको स्टेट लिस्ट, और जिस पर दोनों काम करते हैं उनको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। ये याद रखना। ओके, डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया कि वो जो जिसको लोग चुने वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन जिसको लोगों के द्वारा चुने गए जो लोग हैं वो चुने, मतलब मेंबर्स चुने, इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं ना वो अगर चुन रहे हैं तो वो इलेक्शन होगा। किस टाइप का इलेक्शन होगा, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। उसके बारे में भी हमने जान लिया। अब गवर्नमेंट पंचायत लेवल पर होती है ना, ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत जिसको बोलते हैं पंचायत लेवल पर। अब इंटरमीडिएट लेवल पर ये भी हमें पता है पंचायत समिति कहते हैं और जिला परिषद कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। हेड कौन होता है पंचायत का, सरपंच होता है, और हेड जो होता है ना इंटरमीडिएट लेवल का उसको प्रमुख कहा जाता है। ओके, डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है डीसी जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं। ओके, उसके बाद ये एक्चुअल में 3 टायर सिस्टम होता है। ठीक है जी, जिला लेवल पर मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर, और उसके बाद ग्राम पंचायत। ठीक है जी, ये 3 लेवल्स होते हैं। ओके, देखिए मेंबर्स जो होते हैं ना 21 ईयर की एज के ऊपर वो क्या कर, वो इलेक्ट होने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, मतलब वो उनको वोट देकर हम इलेक्ट कर सकते हैं। वोटर्स जो है वो 18 ईयर और उससे अबव होते हैं जो वोट कर सकते हैं। वोटिंग करना और इलेक्ट होना इसमें फर्क होता है ना। ओके, रिजर्वेशन जो एसटी और एससी के लिए होती है ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होती है, जिसमें जैसे वुमेन के लिए रिजर्वेशन कितनी रखी थी ये सब हमने पढ़ा हुआ है। ऐसे रिवीजन के तौर पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि उसकी क्विक रिवीजन हो पाए। ओके, 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन में जितनी वुमेन की है उसमें 1/3 अगर लिया जाए, मान लो कि 12, अगर वैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि 30 वुमेन हैं कहीं पर। ओके, उसमें से 10 वुमेन जो है वो रिजर्व होंगी, उनके लिए सीट रिजर्व होंगी, तो वुमेन रिजर्वेशन हुई 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ओके, ये भी मैंने बता दिया कि पंचायत जो होगी वो 5 साल के लिए होगी, ये भी पता है आपको। अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाए तो नई गवर्नमेंट को 6 मंथ लगेंगे फॉर इलेक्शन अगेन, मतलब दोबारा इलेक्शन करने के लिए 6 महीने के अंदर अंदर उसको इलेक्शन करने पड़ेंगे और नई गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। इसके बारे में मैंने और भी बताया था, और ये बताया था कि अगर मान लो कि 4 साल तक एक रही, दूसरी सिर्फ 1 साल के लिए रहेगी जो नई 6 मंथ के अंदर हम इलेक्ट करेंगे। ओके, इतना भी पता चल गया। मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करना ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। ओके,
तो अब कोई इंटरफेरेंस यहाँ पे कोर्ट की नहीं होती, ये भी आप जान लीजिए। महात्मा गांधी ने एडवोकेट की थी पंचायती राज एज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। आपको पता है कि इंडियन लेवल पर अगर वही ना पॉलिटिकल सिस्टम को की फाउंडेशन के लिए पंचायती राज जरूरी है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर काम होगा तो पूरा कंट्री जो है वो डेवलप हो सकता है। ओके, पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले अडॉप्ट किया 2 अक्टूबर 1959 में। बार बार बता दिया मैंने, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ओके, ये कुछ और जानकारी थी। अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के टाइप के। जिस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देखो मैं उसके लिए ऑप्शंस वाले नहीं लेके आया, आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आऊँगा। 20-22 पॉइंट्स हैं मेरे पास, तो वो मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खुद ही बन जाएंगे। देखो ऑप्शन बताना और इस तरह से टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ पॉइंट्स बताए जाए, वो आप साथ साथ नोट करते रहिए प्लीज़। देखो जो पंचायती राज एक्ट बना था ना 1989, उसमें कुछ चैप्टर्स थे, कुछ सेक्शंस थे और कुछ शेड्यूल्स थे। 14 चैप्टर, 83 सेक्शंस और 6 शेड्यूल थे, ये आप जान लीजिए। अगर कहीं पूछा जाए कि देयर आर हाउ मेनी चैप्टर्स इन पंचायती राज एक्ट 1989, तो आपका आंसर होना चाहिए 14। देयर आर हाउ मेनी सेक्शन इन पंचायती राज एक्ट 1989, तो आंसर होना चाहिए 83। और कितने शेड्यूल्स हैं पंचायती राज एक्ट 1989 में, वो है 6। तो यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो वार्ड मजलिस होता है ना, ये मीटिंग करेगा वंस इन कितने में, एटलीस्ट 3 मंथ्स में एक बार मीटिंग करेगा। ओके, अच्छा उसके बाद क्वोरम ऑफ मीटिंग, क्वोरम मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, कम से कम जितने मेंबर्स हों। नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ द वार्ड मजलिस शेल नॉट बी, वो कितने, किससे, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर। जितने मेंबर होंगे ना मिनिमम मेंबर, तो वो 1/10 चाहिए। टोटल मेंबर्स होंगे उनका 1/3। अगर टोटल है 100, उसमें से 1/3 कितना होगा, 10 मेंबर्स। तो कम से कम 10 चाहिए होते हैं उस मीटिंग के लिए वार्ड मजलिस में। ओके, हल्का पंचायत का मतलब होता है ऑल द वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत। ओके, ऐसे पूछा जाएगा कि हल्का मजलिस मीन्स नीचे दिए जाएंगे या कंप्राइजेज ऑफ, तो मतलब नीचे कुछ ऑप्शंस होंगे जिसमें आपको सबसे पहले टिक करना है ऑल द वोटर्स ऑफ द हल्का पंचायत। ओके, हल्का मजलिस का मतलब मीटिंग जो हल्का मजलिस की होगी शैल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय, वो कौन प्रिस्क्राइब करेगा, उसको प्रिसाइड करेगा, कौन प्रिसाइड करेगा, सरपंच ऑफ द पंचायत, वो कि हम मीटिंग किस तरह से करनी है हल्का मजलिस में। ओके, अगर सरपंच और नायब सरपंच दोनों एब्सेंट हैं हल्का मजलिस से, तो कौन प्रिसाइड करेगा हल्का मजलिस, एक कोई पंच, एक पंच करेगा जो अथोराइज होगा हल्का मजलिस से। हल्का मजलिस जिसको बोलेगी एक पंच, लेकिन पंच ही करेगा उसको प्रिसाइड। ओके, अगर लेकिन देखो सबसे पहले तो सरपंच का काम वो नहीं है, नायब सरपंच का काम, दोनों एब्सेंट तो एक पंच काम करेगा वहां पर। ओके, नायब सरपंच जो है वो इलेक्ट होगा बाय द पंचिस, पंच उसको इलेक्ट करेंगे किसके, हल्का पंचायत के, खुद ही आपस में ही। मतलब देखो जी, वो इनडायरेक्ट की बात हो गई। डायरेक्ट इलेक्शन में हमने चुने ना पंच और सरपंच, हमने पंच को चुना, वो आगे से फिर दोबारा उनको चुनेंगे। ओके, देखो सीट्स जो होती है ना SC ST के लिए पंचायत हल्का में शैल बी रिजर्व्ड, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रपोर्शन, रेशो, पॉपुलेशन। ओके, ये सब इसके बेसिस पे। 1/3 सीट्स, कितनी सीट्स शुड बी रिजर्व्ड फॉर द वुमेन इन हल्का पंचायत, हमें पता है 1/3। ओके, एज पर द पंचायती राज एक्ट 1989 की अगर बात की जाए ना, तो वुमेन के लिए हल्का पंचायत के वुमेन के लिए कितनी सीट्स रिजर्व है, 1/3 हमने बात की ना, बिल्कुल 30 में से 10। ओके, ग्राम सेवक शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ हल्का पंचायत, हमने पहले ही बताया कि हु शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ हल्का पंचायत, आंसर होगा ग्राम सेवक। मिनिमम एज जो है मेंबर्स की हल्का पंचायत के अब कितनी है, इंस्टेड ऑफ 25 साल वो है 21 ईयर, अक्टूबर 6 14 में। ओके, कितनी है 21 पंचायत के लिए, हल्का पंचायत के मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज। एक आदमी जो कि बनता है ना मेंबर ऑफ हल्का पंचायत ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब ST SC सर्टिफिकेट, अगर वो फॉल्स दे देता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर, 6 साल तक वो कुछ नहीं, ना इलेक्शन लड़ सकता है ना कुछ कर सकता है, ये भी आपने जान लिया। अब मीटिंग्स के लिए जो गाइडलाइंस होती है ना हल्का पंचायत की मीटिंग्स के लिए, लिस्ट वंस होती है मंथ में, एक मंथ में। चैप्टर 5 में यही दिखा गया है कि वंस इन अ मंथ जो है एटलीस्ट वो पंचायत होल्ड करनी चाहिए मीटिंग हल्का पंचायत। ठीक है जी, गाइडलाइंस दी गई ना चैप्टर 5 में।
ओके, अगर कोई भी मेंबर जो हल्का पंचायत का है वो इलेक्ट नहीं है, कोई भी मेंबर हल्का पंचायत का इलेक्टेड नहीं है, तो गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट, वो अपॉइंट करेगी एक एडमिनिस्ट्रेटिव हु इज एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या कर देगी, वो नोटिफाई करके वहां पर अपॉइंट कर देगी। अगर कोई भी मेंबर नहीं है वहां पर हल्का पंचायत में, तो इलेक्टेड नहीं है, तो वैसे नहीं किसी को उठा लेना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। ओके, देखो, इट्स नॉट द पावर ऑफ हल्का पंचायत टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द पंचायत, ये उसके पास, हल्का पंचायत के पास पावर नहीं है, ये तो हम जानते हैं। ओके, गाइडलाइन फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत आर इन द चैप्टर, अच्छा चैप्टर 4 में है, पंचायती राज एक्ट 1989 में। ये याद रखना कि प्रॉपर्टी किस में बात होती है, चैप्टर 4 में होती है। ओके, हर एक हल्का पंचायत जो होती है ना, उसके पास फंड होते हैं जिनको कहा जाता है हल्का पंचायत फंड। इजी है। पावर और फाउंडेशन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल BDC, वो किस चैप्टर में है, अंडर चैप्टर 7 सेक्शन 31। प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत, इसके रिलेटेड, इसके रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस हैं वो दी गई हैं चैप्टर 4 में, ये भी सही है। उसके बाद पब्लिक विलेज रोड जो होती है, विद दोज अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर, जो कंट्रोल के अंडर, वो क्या नहीं कंस्टिट्यूट करती, उसमें क्या नहीं होता, प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत नहीं होती, हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी नहीं आती, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आती है। ओके, ये कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जानने जरूरी थे, जो मैं आपके लिए लेके आया। तो यहीं पर ये मैं टॉपिक अपना फिनिश करता हूं। तो उम्मीद है कि इसमें से आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। फिर भी अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर तक गुड बाय।